डियर 12th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हमारा चैप्टर नंबर 10th के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10th हिस्ट्री का। द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड इस्टेब्लिश इट्स कंट्रोल इन द कंट्री साइड। मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी, इंग्लैंड से आई थी। इन्होंने अपना कंट्रोल कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में जमाना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पर टैक्स लगाने की पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज़ आई और लोगों की लाइफ कैसे चेंज हो गई टैक्स सिस्टम से, ब्रिटिशर्स की अलग अलग नई नई पॉलिसीज़ की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए स्टूडेंट्स, बंगाल एंड द ज़मींदार्स। बंगाल के बारे में और वहाँ के ज़मींदार्स के बारे में। कॉलोनियल रूल वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल। मैंने पहले भी बताया था कि जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिश रूल है, वो सबसे पहले कहाँ आया था, तो वो बंगाल में आया था। और वो बंगाल में क्यों आया था, बिकॉज बंगाल में क्या था, एक तो बंगाल रिच स्टेट थी और वहाँ जो ट्रेड था वो भी क्या था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। इन बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड टू रीऑर्डर द रूरल सोसाइटी। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई कर रही थी ताकि वो रूरल सोसाइटी को भी मैनेज कर पाए और वहाँ पे नए लैंड राइट्स ला सके, ताकि उससे क्या कर सके, अगर वो लैंड राइट्स नहीं लाएंगे तो टैक्स भी उनसे वसूल कर पाएँ, टैक्स भी उनसे ले पाएँ। देयर वॉज एन ऑक्शन हेल्ड एट बर्दवान। ठीक है, अब क्या था कि एक ऑक्शन हुई थी। ऑक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स नीलामी को, जैसे कि किसी का घर या ज़मीन को बेचना, नीलाम करना। ठीक है, इसे नीलामी बोलते हैं ऑक्शन को। ये कहाँ हुई थी, बुर्दवन में हुई थी, जो एट प्रेजेंट क्या बोला जाता है, जिसको बर्धमन बोला जाता है। कब हुई, 1797 में, जिसमें विच वॉज पॉपुलरली नोन एज, जिसको क्या बोला जाता है, आज भी याद किया जाता है, किस मीटिंग के नाम से, ग्रैंड पब्लिक इवेंट के नाम से। क्या था, ग्रैंड पब्लिक इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, कंपनी फिक्स्ड द रेवेन्यू एंड ईच ज़मींदार वॉज सपोज टू पे। क्या था कि कंपनी ने एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, एक टैक्स अमाउंट फिक्स कर दी थी और हर ज़मींदार को वो टैक्स अमाउंट पे करनी पड़ती थी। जो फिक्सिंग है रेवेन्यू की, ये किसके सिस्टम के अंडर होती थी, परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम में, जो कब से स्टार्ट हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था 1793 से। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, द ज़मींदार हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू। जो ज़मींदार रेवेन्यू टैक्स नहीं दे पाते थे, जो तो उनकी जो इस्टेट होती थी, जो उनका हिस्सा होता था, जो उनकी ज़मीन होती थी, उनको क्या कर लेते थे, ब्रिटिश नीलाम कर देते थे ताकि वो अपने पैसे निकाल सकें, अपना टैक्स जो है उनकी ज़मीन के माध्यम से ले सके उनसे। बट समटाइम इट वॉज फाउंड दैट परचेजेस एट ऑक्शन वर सर्वेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ द ज़मींदार हिमसेल्फ। देखो, और कई बार तो ये होता था कि नीलामी में, ऑक्शन में वो लोग आते थे जो उन्हीं ज़मींदारों के कौन होते थे, नौकर होते थे या फिर एजेंट होते थे। ठीक है, ये सेम चीज़ कहाँ हुई, ये हमारी फर्स्ट ऑक्शन में हुई। फर्स्ट ऑक्शन कौन सा था, ग्रैंड पब्लिक इवेंट। यहाँ पर ये सेम चीज़ भी देखी गई कि जिस ज़मींदार की ज़मीन नीलाम हो रही थी तो उसके सर्वेंट्स और एजेंट ही वहाँ ऑक्शन में नीलामी के स्थान पे प्रेजेंट थे। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, बंगाल एंड द ज़मींदार्स। नेक्स्ट जो हमारा अच्छा सा जो पॉइंट आया स्टूडेंट्स, वो है द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। प्रॉब्लम आनी किसकी, अनपेड रेवेन्यू की। The British officials felt that agriculture, trade and the revenue resources of the state could be developed by increasing investment in agriculture। अब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि जो एग्रीकल्चर है, अगर हम एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो क्या कर पाएंगे, हम अच्छे प्रॉफिट ले पाएंगे। ठीक है, दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये तभी हो सकता है अगर प्रॉपर्टी के सही राइट्स बनाए जाएं और परमानेंटली एक रेट फिक्स कर दिया जाए टैक्सेस का। ठीक है, फिर आता है कंपनी फेल्ट दैट व्हेन रेवेन्यू विल बी फिक्स्ड। कंपनी ने सोचा कि जब रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाएगा, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल, ये सभी को, अलग अलग लोगों को अपॉर्चुनिटी होगी, मौका होगा क्या करना, इन्वेस्ट करना एग्रीकल्चर में, एक प्रॉफिट के सोर्स की तरह। और
कंपनी विल ऑल्सो बी एजर्ट ऑफ अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। और इस तरह हमें कंपनी को यानी कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लैंड वालों को भी क्या होगा, इस चीज़ से बहुत ही बेनिफिट होगा कि अगर टैक्स लेने की अमाउंट फिक्स कर दी जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड डिबेट, बहुत लंबी चलने वाली बहस के बाद कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में परमानेंट सेटलमेंट बनाई गई राजाओं के साथ और बंगाल के तालुकदारों के साथ। ठीक है, ज़मींदार हैड सेवरल समटाइम्स इवन 400 अंडर दैम। ज़मींदार तो बहुत होते थे और कई बार तो 400 भी होते थे। ठीक है, मतलब क्या था कि एक ज़मींदार के नीचे 400 गांव होते थे, इस टाइप से उनका सिस्टम सा था। ज़मींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस। ज़मींदार क्या करते थे, अलग अलग विलेजेस से रेंट इकट्ठा करते थे और पेड करते थे किसको, रेवेन्यू किसको देते थे, कंपनी को, और रिटेन द डिफरेंस एज हिज इनकम। मतलब क्या है स्टूडेंट्स की, सबसे पहले तो मान लो कि ये ब्रिटिशर्स हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, और ये आम लोग, और इनके बीच में कौन डील करता था, ज़मींदार डील करते थे। इन आम लोगों से वो क्या करते थे, ज़मींदार टैक्स लेते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे, और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनको प्रॉफिट प्रोवाइड करवाते थे। यानी कि ले देकर ज़मींदारों की अच्छी कट रही थी, ज़मींदार प्रॉफिट में ही थे। नेक्स्ट पॉइंट है रीज़न फॉर द नॉन पेमेंट बाय ज़मींदार्स। अब ज़मींदार पेमेंट नहीं करते थे, इसका क्या मतलब हुआ, तो अ नंबर ऑफ रीजंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर नो रीपेमेंट ऑफ रेवेन्यू बाय ज़मींदार्स। तो इसके बहुत से रीज़न हैं कि वो रीपेमेंट नहीं देते थे, वो वापस पेमेंट नहीं देते थे रेवेन्यू की, ज़मींदार्स जो थे। विच इंक्लूड दैट रेवेन्यू डिमांड्स वर केप्ट वेरी हाई। तो वो क्यों नहीं भर पाते थे, तो सीधी सी बात है, रेवेन्यू जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। इट वॉज इम्पोज्ड एट अ टाइम व्हेन प्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वॉज वेरी लो। और लगभग ये तब लगाया जाता था जब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उनका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, तो पीजेंट्स भी क्या कर पाते थे, टैक्स पे नहीं कर पाते थे। ज़मींदार्स वॉज ऑल्सो ट्रीटेड बाय द स्ट्रिक्ट लॉ। ज़मींदारों को भी अलग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या फिर लॉ के साथ ट्रीट किया जाता था, बिहेवियर किया जाता था, जैसे द सनसेट लॉ, जो क्या है, कम्प्लीटली विच वॉज कम्प्लीटली रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट, जो हार्वेस्ट के ऊपर निर्भर करता था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये जो लॉ के अकॉर्डिंग जो ज़मींदार है उनको रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन की शाम ढलने से पहले, अदरवाइज ज़मींदार क्या होगा, वॉज लाइबल टू बी ऑक्शनड। तो ज़मींदार की भी क्या कर दी जाएगी, उसकी ज़मींदारी भी नीलाम कर दी जाएगी, यानी कि ज़मींदार की जगह कोई और ज़मींदार आएगा और उसकी पोस्ट को संभालेगा। आज का लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बिसाइड दिस परमानेंट सेटलमेंट एंड कंपनी रेड्यूस द पावर ऑफ ज़मींदार। इसके बावजूद परमानेंट सेटलमेंट और कंपनी ने क्या की, ज़मींदार की पावर कम कर दी। सम टाइम रियोट्स एंड विलेज हेडमैन, जोतेदार डिलाइबरेटली डिलाइड द पेमेंट्स। और कई बार तो क्या होता था, जो विलेज हेडमैन्स वगैरह होते थे, जोतेदार्स वगैरह, वो भी पे नहीं कर पाते थे ड्यू टू एक्सेसिव टैक्सेस। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर जो अभी चल रहा है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आपको समझ भी आ रहा होगा ढंग से, और आप रेगुलर अपना वर्क भी करते रहिए। मैंने आपको नोट्स भेजे थे, वो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको पता लगता रहेगा कि मैं कहाँ से आपको रीड करवा रही हूँ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन ज़मींदार्स बाय द कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हेल्दी।